हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 दैट इज चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। ये चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सब को डिस्कस। अभी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी के एंड में हम इसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? ये फर्स्ट वाले फोटो में क्या हो रहा है? दूध से दही बन रहा है, राइट। फिर उसके ये वाले फोटो में क्या है? तो यहाँ पे देखो आइस है और आइस का क्या बन रहा है? आइस मेल्ट होके उससे पानी बन रहा है। तीसरे फोटो में ये क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स को अंकुर आना। ओके। फोर्थ ये वाला जो फोटो है, यहाँ पे शायद ये पानी है या दूध है, पता नहीं। तो इट इज क्या? बॉइलिंग ऑफ मिल्क या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे ये क्या है? बर्निंग ऑफ अ फायर क्रैकर, पटाखे का फूटना। ये वाला बर्निंग ऑफ वुड, और ये वाला भी देखो क्या है, इसमें भी क्या है? बर्निंग ऑफ क्रैकर। मतलब ये सब क्या है? ये सब क्या है? चेंजेस। क्या हो रहा है? दूध से दही बन रहा है, मतलब दूध चेंज होके क्या हो रहा है? दही बन रहा है। तो चेंजेस और ये सब मतलब क्या है? देखो, चेंजेस इन अवर सराउंडिंग, ऐसे हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। मेनी चेंजेस अकर कॉन्स्टेंटली अराउंड अस, हमारे अराउंड अलग अलग चीजें चेंज होते रहती है। सम नेचुरली, अदर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। उसमें से कुछ चीजें होती है ऐसी जो नेचर की वजह से होती है, मतलब खुद से ही हो जाती है, नेचुरली होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसानों की वजह से होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है? फॉलिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ ट्री, मतलब किसी पेड़ से फ्रूट का गिरना। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन जो होता है वो खराब हो जाना, लोहे का खराब होना। फिर तीसरा दैट इज रेन, बारिश होना। चौथा दैट इज लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना। या फिर कटिंग वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स जो है उनको हम जब कट करते हैं तो वो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, उसका फिजिकल फॉर्म क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये चेंजेस के बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स, दैट इज नेचुरल चेंज और दूसरा होता है मैन मेड चेंज। नेचुरल चेंज मतलब क्या? तो देखो, ऐसे चेंजेस विच अकर ऑन देयर ओन इन नेचर, मतलब ऐसे चेंजेस जो खुद से ही होते हैं, एंड विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, विदाउट ह्यूमन बीइंग, मतलब हम नहीं करते उन्हें, वो नेचुरली हो जाता है। जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का पकना। तो देखो ये केला पहले क्या था? कच्चा था, फिर वो नेचुरली धीरे 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 क्या हुआ? खुद से ही वो पक गया। क्या उसे हमने पकाया? नहीं, वो नेचुरली हुआ। ओके। फिर स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध का खराब हो जाना। एक दिन दो दिन के बाद क्या होता है? दूध खराब हो जाता है, तो वो क्या है? नेचुरल है। ओके। रेनिंग, बारिश होना, ये हमारे हाथ में है क्या? नहीं, वो तो जब नेचर का मन करेगा तब बारिश होगी, वैसे वाला। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का खराब होना, लोहे का खराब होना। ये सब क्या है? नेचुरल चेंजेस जो खुद से होते हैं, जिनके अंदर ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके। दूसरा टाइप है चेंजेस का, दैट इज मैन मेड चेंजेस। मैन मेड चेंजेस मतलब क्या? मैन मेड मतलब इंसान ने बनाया हुआ। देखो मैन मेड, मैन मतलब इंसान, मेड मतलब बनाना, इंसान ने बनाए हुए चेंजेस आर मैन मेड चेंजेस कॉज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स और एक्शन। किसकी वजह से होते हैं? इंसानों की वजह से, इंसानों के कुछ एक्शंस की वजह से ये चेंजेस होते हैं। जैसे कि लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब, अगर आप बल्ब जला रहे हो तो बल्ब खुद से जलेगा क्या? नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा? हमें उसे जलाना पड़ेगा, मतलब कोई इंसान अगर उसे लाइट करेगा तो ही वो बल्ब जलेगा। सिमिलरली कटिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स खुद से कट होने वाले हैं क्या? नहीं, जब हम उसे कट करेंगे तभी वो कट होगा। उसके अलावा शार्पनिंग अ पेंसिल, पेंसिल को शार्प करना। या फिर बेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाना। ये सब क्या है? मैन मेड चेंजेस। ओके। यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस, इसके अलावा भी दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं यूजफुल चेंजेस, एक होते हैं हार्मफुल चेंजेस। यूजफुल मतलब क्या? जो हमारे फायदे के हैं। देखो यूजफुल चेंजेस मतलब क्या? हेल्प्स अस इन डेली लाइफ, ऐसे चेंजेस जो हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एग्जाम्पल कुकिंग फूड, कुकिंग फूड से हमें मदद ही हो रही है ना, हम अगर खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे कैसे? तो कुकिंग फूड इज अ यूजफुल चेंज। शार्पनिंग पेंसिल, बेकिंग ब्रेड,
ये सब क्या है, पेंसिल को शार्प करना या फिर ब्रेड बनाना, ये सब है हमारे यूजफुल चेंजेस। ओके, एंड हार्मफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस मतलब क्या, ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए हार्मफुल है या फिर एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, मतलब डेंजरस है। देखो, डैमेज और स्पॉइल मटेरियल और द एनवायरमेंट, ऐसे चेंजेस जो चीजों को या फिर एनवायरमेंट को खराब करते हैं। ओके, एग्जांपल स्पॉइलिंग ऑफ फ्रूट। देखो, अगर फ्रूट सड़ गए तो क्या होगा, उससे वो फ्रूट, मतलब कोई फ्रूट है, अभी अगर वो सड़ गया तो उससे क्या हुआ, जो फ्रूट था वो खराब हो गया, तो वो क्या है, हार्मफुल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना मतलब आयरन पे गंज लगना जो होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन हार्मफुल चेंज, क्योंकि उसकी वजह से जो मटेरियल है, जो आयरन है, उसकी क्वालिटी खराब होती है। उसके अलावा रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स का सड़ जाना, ये भी क्या है, हार्मफुल चेंज है। ओके, यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाए हैं, देखो, ये होते हैं यूजफुल चेंजेस और ये होते हैं हार्मफुल चेंजेस। फिर थिंक एंड डिस्कस, अभी आप सोचो और हम सोच के इनके आंसर करेंगे। देखो, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज द फॉलिंग ऑफ अ फ्रूट फॉलिंग अ ट्री इन द स्टॉर्म, मतलब जब बहुत ज्यादा हवा चलती है तो उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म। तो स्टॉर्म जब आता है, वादळ जिसे हम मराठी में बोलते हैं, तो जब वो आता है तो उसकी वजह से जब पेड़ गिर जाते हैं, तो ये किस टाइप का चेंज है, ये नेचुरल चेंज है या फिर ये मैनमेड चेंज है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल चेंज, क्योंकि स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म आना मतलब वादळ आना, ये क्या है, ये एक नेचुरल चीज है। ओके, और दैट इज व्हाई फॉलिंग ऑफ अ ट्री मतलब पेड़ों का गिरना, किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, इट इज अ नेचुरल चेंज। या फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, दूध का दही में बनना मतलब दूध से दही बनना, दैट इज व्हाट, ये किस टाइप का चेंज है, इट इज मैनमेड चेंज। मम्मी खुद बनाती है ना, दूध लेती है मम्मी, उसको गर्म करती है, फिर उससे दही बनाती है, तो दैट इज व्हाट, मैनमेड, मम्मी ने बनाया हुआ है, इसलिए इट इज मैनमेड चेंज। ओके, इंसानों ने बनाया हुआ। फिर स्पीड ऑफ चेंज, देखो चेंज जो होता है वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड से होता है, मतलब अगर एग्जांपल देखें, सम चेंजेस हैपन वेरी क्विकली, कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो टाइम लेते हैं। देखो, सम चेंजेस अकर वेरी क्विकली व्हाइल अदर्स टेक टाइम, कुछ चीजों को टाइम लगता है। एग्जांपल कि फास्ट चेंज, बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, बलून का फूटना, अगर हम उसे पिन लगाए तो वो इमीडिएटली फूट जाता है, मतलब तुरंत फूट जाता है, दैट इज व्हाट, क्विक चेंज, जो फास्ट होता है, एक मतलब क्या, टेक्स प्लेस इन शॉर्ट टाइम, ऐसे चेंजेस जो बहुत कम टाइम में होते हैं। ओके, एंड सेकेंड चेंज इज स्लो चेंज, दैट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, ये क्या है, एक स्लो चेंज है जो धीरे धीरे होता है। ओके, मतलब अगर कोई केला कच्चा है तो उसको पकने में बहुत कितने, कम से कम 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं, सो दैट इज व्हाट, स्लो चेंज। मतलब स्लो चेंज मतलब क्या हो गया, टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो बहुत टाइम के बाद होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ओके, हाँ, अभी एक एक्टिविटी दी थी बुक में, तो हमें क्या करना है, एक कांच की बैंगल लेना है, मतलब कांच का एक बंगड़ी लेनी है और उसे क्या करना है, कैंडल के ऊपर उसे हीट करना है। ओके, फिर अगर आप उसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब देखो, अभी जब इसे हीट किया तो ये क्या हुआ कि इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। जब इसे कूल मतलब वो ठंडा जब हो जाएगा, गर्म हुआ, फिर उसका शेप चेंज हुआ, और फिर जब वो ठंडा हो गया तो आपको क्या मिलेगा, अगर सपोज ये ऐसे राउंड थी पहले, तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे कुछ, तो जैसे आप उसको मोल्ड करेंगे वैसे उसका शेप बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमने इस गोल वाली बैंगल को हिट किया और उससे क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। मतलब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। देखो, अभी इसका रिलेशन इससे है, कैसे, तो रिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस जो हमें मतलब जिससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर से ला सकते हैं। जैसे कि अगर आइस है, आइस से हम क्या कर सकते हैं, आइस से पानी बना सकते हैं, पानी से फिर से आइस बना सकते हैं, राइट। मतलब क्या हो गया, ये है रिवर्सिबल चेंज। आप फिर से आइस का अगर पानी बन जाता है तो आप उस पानी से फिर से आइस बना सकते हो। वही मेल्टेड वैक्स टू वैक्स, मतलब वैक्स जो होता है, देखो कैंडल अगर है तो कैंडल अगर मेल्ट हो जाए, अगर वो पूरी कैंडल जल जाए
तो आप फिर से उसी से वापस न्यू कैंडल बना सकते हो। तो दैट इज व्हाट रिवर्सिबल चेंज, मतलब ऐसे चेंजेस जिससे हम वापस जो ओरिजिनल चीज थी उसको वापस न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज मतलब क्या? ऐसे चेंजेस जिनमें हमें मतलब एक बार अगर वो चेंज हो गया तो हम उसे फिर से वो पहली वाली चीज नहीं ला सकते। जैसे देखो यहाँ पे रॉ मैंगो टू राइप मैंगो, अगर कैरी कच्ची है, ओके, अगर कैरी कच्ची है तो जब वो पक जाए तो वो क्या बनती है? आम बनती है। अभी हम उस आम से फिर से कैरी ला सकते हैं क्या? नहीं। तो दैट इज व्हाट इरिवर्सिबल चेंज, मतलब हम फिर से कैरी से आम तो बना सकते हैं बट आम से फिर कैरी नहीं बना सकते। ओके, या फिर वुड टू ऐश, मतलब अगर कोई लकड़ा जल जाता है तो उसकी क्या बन जाती है? ऐश बन जाती है, मतलब राख बन जाती है। तो उस राख से हम फिर से लकड़ा ला सकते हैं क्या? नहीं। तो दैट इज व्हाट इरिवर्सिबल चेंज। समझ आ गई ये दोनों चीजें? ठीक है, तो अभी देखो लेट्स ऑब्जर्व सम चेंजेस। अभी हम कुछ चेंजेस हमारे सराउंडिंग में जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम, क्या आप बता सकते हो कि दिन के बाद क्या आता है? डे टाइम मतलब दिन, तो दिन के बाद क्या आता है? रात, ये हमें पता है। ओके, फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सनराइज, जब सनराइज होता है, सूर्योदय जब होता है तो उसका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? सनसेट, दैट इज सूर्यास्त, ये होता है, ये भी हमें पता है। What comes after a high tide in the sea, मतलब हाई टाइड जब होता है, दैट इज भरती, ओटी जो हम बोलते हैं ना, भरती जब होता है तो हाई टाइड के बाद क्या आएगा? लो टाइड, मतलब ये भी क्या है? फिक्स है कि हाई टाइड के बाद हमेशा लो टाइड ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लाइज अवे, मतलब अगर एक पेड़ पे कोई बर्ड बैठा है और वो उड़ गया तो आप बता सकते हो कि उसके बाद क्या होने वाला है? क्या वो बर्ड वापस आएगा या फिर वो नहीं आएगा? हम कुछ बता नहीं सकते कि इसके बाद क्या होगा। फिर फ्लडिंग, बाढ़ आने के बाद जब फ्लड आ जाता है उसके बाद क्या होगा? हम बता सकते हैं क्या? नहीं। उसके अलावा अ मिटियोर स्ट्राइकिंग अक्रॉस द स्काई, मतलब जो ये ऐसे होता है ना मिटियोर, जब वो स्काई से स्ट्राइक करता है तो उसके बाद क्या होगा? ये हमें पता है क्या? नहीं। तो देखो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं मतलब अभी अगर दिन हुआ तो दिन के बाद हमें पता है कि रात आने ही वाली है, ये हमें पता है क्या होगा। बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं कि क्या होने वाला है उसके बाद। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं। देखो क्या चेंजेस है, क्या है? सम ऑफ द अबव चेंजेस हैपन अगेन एंड अगेन ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अभी जो हमने पीछे चेंजेस देखे उसमें क्या है कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के बाद वापस वो चीज होने वाली है। जैसे सनराइज हुआ तो वो सनसेट होगा ही, फिर दूसरे दिन फिर से सनराइज होने ही वाला है, फिर उसके शाम सनसेट होने ही वाला है, मतलब ये चीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, while other occur suddenly और without any fixed time। या फिर कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो कैसे होते हैं? सडनली होते हैं, मतलब हमें पता नहीं होता है कि ये होने वाला है, फ्लड आ गया उसके बाद हमें पता है क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। या फिर विदाउट एनी फिक्स टाइम, उसका टाइम भी फिक्स नहीं होता है। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं पीरियोडिक चेंज और एक होते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। अभी पीरियोडिक चेंज क्या और नॉन पीरियोडिक चेंज क्या, ये देखो। Periodic changes that occur repeatedly after a definite interval of time are called as periodic change। ऐसे चेंजेस जो क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस होते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आना, फिर रात के बाद फिर से दिन आएगा, फिर से रात, फिर से दिन, फिर से रात, ये चीज क्या होगी? कंटिन्यू होने वाली है। ओके, एग्जाम्पल डे एंड नाइट, दिन के बाद रात आना, या फिर सनराइज एंड सनसेट, सनराइज होना, सूर्योदय होना एंड देन सूर्यास्त होना, सनसेट होना। ओके, सीजन्स दैट इज समर, विंटर, मॉनसून, ये जो तीनों सीजन्स है ये क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। अभी समर हो गया, फिर विंटर आएगा, फिर रेनी सीजन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? विंटर आएगा, फिर विंटर के बाद फिर से समर आएगा। तो ये चीज क्या होने वाली है? रिपीट होने वाली है। ओके, टाइड्स इन द सी, मतलब जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स हम लोग बोलते हैं, भरती एंड ओटी, वो भी क्या है? इट इज अ पीरियोडिक चेंज जो एक टाइम के बाद वापस होते रहता है। ओके, फिर सेकेंड है दैट इज नॉन पीरियोडिक चेंज। नॉन पीरियोडिक चेंज मतलब क्या?
पीरियोडिक चेंजेस के अपोजिट, मतलब ऐसे चेंजेस जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं होते हैं। देखो क्या डेफिनेशन है, चेंजेस दैट डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल, ऐसे चेंजेस जो एक रेगुलर टाइम के बाद वापस नहीं आते हैं और कैनॉट बी प्रेडिक्टेड आर कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक चेंज, या फिर उन्हें हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ये चीज होने के बाद यही चीज होगी, ये जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो उन्हें बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, फ्लड्स, फ्लड मतलब बाढ़ आना, या फिर मिटियोर स्ट्राइकिंग अक्रॉस द स्काई, मतलब स्काई से ऐसे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लाइटनिंग इफेक्ट भी वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट मिटियोर स्ट्राइकिंग द स्काई। या फिर बर्ड फ्लाइंग अवे, मतलब एक पेड़ पे कोई बर्ड बैठा हुआ है और वो वहां से उड़ गया, दैट इज व्हाट नॉन पीरियोडिक चेंज। वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वगैरह आना या फिर वोल्केनिक इरप्शन होना, दैट इज व्हाट अगेन नॉन पीरियोडिक चेंज। अभी यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हैं और इनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, तो देखो क्या क्या है। ये फर्स्ट वाला जो फोटो है इसमें क्या हो रहा है, कैरी है और कैरी से क्या हो रहा है, आम बन रहा है। ओके, सेकंड वाला जो फोटो है इसमें क्या है, देखो एक प्लेट है, प्लेट के अंदर क्या है, आयरन के कुछ टुकड़े हैं और उसके साथ पेपर भी है। देखो ये जो है ना, ये पेपर है और ये आयरन के कुछ टुकड़े हैं और यहाँ पे क्या हुआ है, एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट से उन्होंने क्या किया, मैग्नेट अगर उसके पास लेके गए तो मैग्नेट पे क्या होगा, आयरन की जो सारे टुकड़े हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और इस डिश में बस पेपर रह जाएगा। ये एक और चेंज यहाँ पे दिया हुआ है। फिर तीसरा यहाँ पे क्या दिया है कि एक बर्ड है, फ्लावर जो है उसकी कली है, देखो रोज की यहाँ पे कली दी हुई है और उससे क्या हुआ है, एक फूल बन गया। तो ये क्या टाइप का चेंज है ये बताओ। और ये जो पानी है, देखो ये ग्लास जो है यहाँ पे क्या है, ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स है और उससे क्या बना, पानी। तो ये किस टाइप का चेंज है, ये सब चेंजेस बताओ। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग ये क्वेश्चंस देखो और इनके आंसर आप ट्राई करो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, फिर नेक्स्ट चीज क्या है, देखो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या, तो ऐसे चेंजेस जहां पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब ऐसे चेंजेस जिनकी वजह से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ओनली द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्टेट और द स्टेट चेंजेस, मतलब सिर्फ किसी सब्सटेंस का फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। जैसे ये वाला जो एक एग्जांपल था, देखो यहाँ पे भी ये जो ग्लास है इसके अंदर क्या है, बर्फ है और यहाँ पे क्या है, पानी। बट हमें पता है कि बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में था और यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट बन गया, मतलब उसका सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, उसका सिर्फ दिखने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। तो वही होते हैं फिजिकल चेंजेस। देखो एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होके क्या बनना, पानी बनना। दैट इज अगेन अ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर का फूलना जो होता है, मतलब फ्लावर जब खिल जाता है तो वो क्या होता है, एक फिजिकल चेंज, कली से क्या हो गया, फूल बन गया, तो उसका फिजिकल फॉर्म सिर्फ चेंज हो गया, इसलिए वो हो गए फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस मतलब क्या, अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड, मतलब ऐसे चेंजेस जिनके वजह से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है और उस सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकली नहीं केमिकल भी प्रॉपर्टीज, मतलब सब कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना मतलब आयरन पे गंज लगना, या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पक जाना, जैसे कि केला जो था कच्चा था और फिर उससे वो पक गया, तो इससे क्या हुआ, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी सब्सटेंस की वो क्या हो गई, चेंज हो गई। कच्चा केला अलग होता है एंड पका हुआ केला अलग होता है, तो दैट इज व्हाट केमिकल चेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, वो क्या है, व्हाट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, दैट इज सॉलिड से लिक्विड में बनना या फिर लिक्विड से गैस में बनना, तो ये सब जो होता है इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो क्या लिया है, द फॉलोइंग प्रोसेस अकर व्हेन मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, मतलब अगर कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो उसके बीच में एग्जैक्टली क्या होता है वो यहाँ पे दिया है, मेल्टिंग। अगर मेल्टिंग मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड बनना, कोई चीज सॉलिड है उससे अगर वो लिक्विड बन गई तो दैट इज मेल्टिंग। जैसे कि आइस क्यूब्स जो थे,
आइस क्यूब से क्या बन गया, पानी बन गया, तो दैट इज व्हाट, मेल्टिंग। फिर उसके अलावा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब क्या, तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट बन जाना, मतलब अगर पानी है तो पानी से अगर आइस बन जाता है तो दैट इज व्हाट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब क्या, लिक्विड स्टेट से गैस बन जाना। देखो अगर आप पानी को उबालते हो तो क्या होता है, जैसे आप बहुत ज्यादा देर तक अगर उसे उबालते हो तो उसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं, जो उसे क्या बोलते हैं, फिर उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब वाटर जो था लिक्विड स्टेट में था पहले, फिर उसे हीट किया तो उसके क्या बन गए, वाटर वेपर्स बन गए, तो वो सॉलिड लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो गया। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या, गैस से लिक्विड बनना। अभी आप ऐसे कर सकते हो, देखो क्या होता है ना, अगर आपने एक बर्तन लिया, सपोज उस बर्तन में आपने पानी उबालने के लिए रखा है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके वाटर वेपर्स बनेंगे, मतलब वो उबलने लगेगा। और फिर अगर आपने वही उसी के ऊपर एक अगर ढक्कन रख दिया तो क्या होता है, वो जो ढक्कन का जो सरफेस होता है ना अंदर से, उसके ऊपर ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो वेपर्स थे, गैस जो था, पानी जो गैस में बन गया था, उससे क्या हो गया, फिर से पानी बन गया। मतलब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बनना, दैट इज व्हाट, कंडेंसेशन। ओके, वेपर, वाटर वेपर से वाटर बनना। एंड अगली चीज क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बन जाना। मतलब पहले ऐसे होता है ना, सॉलिड से लिक्विड होगा, फिर लिक्विड से गैस होगा, तो ऐसे नहीं होता है इसके अंदर। सॉलिड से सीधा की सीधा क्या होता है, गैस बन जाता है। जैसे अगर कपूर है तो कपूर, देखो मम्मी बोलती है कि कपूर की डिब्बी हमेशा खुली नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो उड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कपूर जो था वो सॉलिड स्टेट में था पहले, फिर अगर हमने उसकी डिब्बी खोल दी तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, दैट इज वो गैस बन के उड़ जाता है। या फिर नैप्थलीन, वो जो डांबर गोली करके एक होता है ना, नैप्थलीन बॉल्स ऐसे गोल गोल होते हैं, मम्मी उसे सिंक वगैरह में रखती है, तो वो भी होते हैं, वो क्या होते हैं, सब्लिमेशन अंडरगो करते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट से सीधा गैस स्टेट में बन के उड़ जाते हैं। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस बिकॉज सब्सटेंसेस रिमेन्स द सेम। अभी ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि इनमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो सेम ही है। देखो अगर पानी से आइस बनता है तो इसमें कुछ उसका चेंज हुआ क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं चेंज हुई, वो एक ही है, दैट इज व्हाई दीज आर व्हाट, फिजिकल चेंजेस। बस वो सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, ये सब हुआ। ओके, अगला एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज टेकन इनटू अ बाउल एंड हीटेड। मतलब जब आप पानी को किसी एक बर्तन में लेते हो और उसे हीट करते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है, ऑन हीटिंग वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एंड चेंजेस इनटू वेपर। जब आप उसे हीट करते हो तो वाटर क्या करता है, पानी जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से क्या करता है, क्या हो जाता है उसका, लिक्विड स्टेट से वेपर, मतलब पानी की गैसेस बन जाते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। और जब पानी लिक्विड स्टेट से बॉइल होके वेपर स्टेट में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस, जो हमने अभी देखा पीछे। ओके, दिस अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट फास्टर व्हेन इंक्रीज्ड। और ये जो चीज है ना, ये हर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होते ही रहती है, बट अगर हम उसे ये करें, हीट करें ना, तो वो हीट करने के बाद थोड़ा फास्ट लेवल पे हो जाती है। ओके, एग्जांपल ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। अभी अगर कपड़े सूखते हैं तो वो कैसे सूखेंगे, जब कपड़े हमने धोए तो कपड़े गीले थे, उसके अंदर क्या था, पानी था, बट थोड़े टाइम के बाद सुबह मम्मी कपड़े धोती है और शाम में वो सूख जाते हैं, तो वो कैसे सूखते हैं, उसके अंदर जो पानी होता है वो उड़ जाता है और उसकी वजह से, मतलब वाटर जो लिक्विड स्टेट में था वो क्या हो गया, वेपर्स बन के उड़ गया, और दैट इज व्हाई ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज एन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अभी देखो सी वाटर जो होता है, समुद्र का पानी, उसके अंदर क्या होता है, नमक होता है। अगर हमने उसे क्या किया, ड्राई किया, उस सी वाटर को अगर ड्राई किया तो उसमें से जो पानी होता है वो उड़ जाता है और जो सॉल्ट होता है ना वो नीचे रह जाता है, तो उससे हमें क्या होता है, सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है। ओके, इवेपोरेशन इज द पार्ट ऑफ नेचुरल वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल, मतलब जैसे बारिश वगैरह जो आती है, ये सब चीजें जो है, इवेपोरेशन उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, देखो प्रोसेस इन वाटर साइकिल, बारिश जो आती है वो कैसे आती है,
तो उसके पीछे का यहाँ पे ये प्रोसेस दिया हुआ है। देखो क्या होता है, प्रोसेस इन वर्ड। सबसे पहले होता है इवेपोरेशन, वाटर चेंजेस इनटू वेपर। देखो यहाँ पे क्या है, नदी है सपोज कोई, तो नदी का क्या है, पानी जो है नदी का वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, मतलब वो लिक्विड स्टेट से सीधा गैस बन जाएगा। अभी वो जब गैस बनेगा तो वो क्या होगा, हवा में जाएगा, ओके, मतलब ऊपर जाएगा। फिर वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन, वेपर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड। मतलब देखो ये जो वेपर्स थे, वाटर वेपर थे, ये क्या होते हैं, ऐसे गैस बन के ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर जब ये जाते हैं तो क्या होता है, गैसेस जो है वो कूल डाउन होते हैं, ठंडा होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं। ओके, मतलब ढग ढग जो होते हैं वो ऐसे बनते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन, तीसरा प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन। जब देखो ये गैसेस, पानी लिक्विड में था, फिर वो ऊपर गया, गैस बन गया, गैस से वो क्या बन गया, क्लाउड बन गया, मतलब एक सॉलिड स्टेट में चले गया। और फिर वहां से कंडेंसेशन की मदद से, ये प्रेसिपिटेशन, इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, बादलों से बारिश आती है। तो वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन, और फिर वो पानी फिर से जमीन पे आता है। मतलब क्या है, जो बारिश हो रही है वो जमीन का ही पानी था, वो पहले ऊपर गया, क्लाउड बना, फिर क्लाउड से बारिश बन के फिर नीचे आया। ऐसे होता है। समझ आया ये प्रोसेस पूरा? ठीक है। डू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर चेंज। अभी ये जो पूरी प्रोसेस थी, इसमें क्या आप लोगों को लगता है कि पानी की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हुई? नहीं, द ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, ओनली द स्टेट चेंजेस। देखो जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो क्या है, पानी वही था जो नीचे मतलब जब वो रिवर में था, देखो यहाँ पे जब वो नदी में था तब भी वो वही पानी था, जब वो हवा बन के ऊपर गया तब भी वो वही था, जब वो बारिश बन के नीचे आया तब भी वो वही पानी था। मतलब क्या हुआ, उसकी जो ये थी, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो चेंज नहीं हुई, बट क्या चेंज हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब पहले वो सॉलिड लिक्विड था, लिक्विड से वो गैस बना, गैस से फिर सॉलिड बन के नीचे आया, या फिर लिक्विड बन के नीचे आया, वैसे वाला। ऑल दिस प्रोसेस, डिसॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। ये जो सारी प्रोसेस है, डिसॉल्विंग मतलब किसी के अंदर अभी सपोज जो सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट अगर हमने पानी के अंदर डाल दिया तो वो क्या हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है, मतलब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है। या फिर बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये जो भी प्रोसेस है ये सारे क्या है, दे आर द प्रोसेस ऑफ, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, बिकॉज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सब्सटेंसेस की वो क्या होती है, वो अनचेंज रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती है। ओके, अभी एक और एक्टिविटी की है जिसमें देखो क्या किया है, शुगर ली है। ओके, यहाँ पे नीचे ये गैस है, गैस बर्नर, और इसमें एक बर्तन में क्या किया है, शुगर लिया है, शक्कर लिया है, और उसे हीट किया। तो जब उसे हीट किया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है ना, एक ऐसे ब्लैक कलर का कुछ तो वहां पे सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। मतलब ये जो शुगर थी, ये जो व्हाइट थी, इसका क्या हो गया, ब्लैक बन गया। आप ये एक्टिविटी एक बार घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो। क्या करो, थोड़ी सी शक्कर लेना है और उसको कंटिन्यू हीट करो, तो उससे क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो पूरा जल जाएगी और ऐसे एक ब्लैक कलर की चीज फॉर्म हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो शुगर थी वो ब्लैक कलर की एक चीज में बन गई। अभी हम फिर से इस ब्लैक वाली चीज से इस शुगर को नहीं बना सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज। ओके, मतलब शुगर की जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे जो थी वो अलग थी, और यहाँ पे जो है वो अलग है, तो हम इस वाली चीज से फिर से इस शुगर को नहीं ला सकते। दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है करोजन। तो करोजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। करोजन इज अ स्लो प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर ईटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल वेपर्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। मतलब करोजन क्या है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का क्या हो जाता है, वो उनके ऊपर मतलब बाय द एक्शन ऑफ वाटर, एयर, मॉइस्चर, ये जो होता है ना हवा, या फिर हवा में जो पानी प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, दैट उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं। मतलब अगर आपने देखा
कि आपके घर पे जो गेट होता है, सपोज वो लोहे का अगर गेट है, आयरन का गेट होता है वो, तो हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। अगर हमने उसके ऊपर पेंट नहीं किया, अगर थोड़ा सा पार्ट ऐसे है जो पेंट नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा ना, वहां पे ऐसे रेड कलर का कुछ तो सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, दैट इज उसको गंज लग जाएगा। ओके, या फिर अगर आपने ऐसे किया कि कोई लॉक है सपोज, या फिर कोई चाबी वगैरह भी होती है घर पे, तो उसको क्या करो, 2-3 दिन ऐसे ही बाहर हवा में रख दो, मतलब बारिश वगैरह हो रही है, उसके ऊपर पानी गिर रहा है, कुछ हो रहा है, उसको 2-3 दिन अगर आप रख दोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक रेड कलर का ऐसे कुछ तो एक चीज फॉर्म हो जाएगी, तो वो हो गया करोजन ऑफ मेटल्स। देखो आयरन क्या होता है, आयरन अगर है, कोई लोहे की अगर चीज है, तो वो क्या हो जाती है, रेडिश ब्राउन, रेड कलर में उसका कन्वर्जन हो जाता है। देखो ऐसे कुछ तो उसके ऊपर फॉर्म होता है ना, दैट इज रस्ट। फिर कॉपर, कॉपर अगर है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक कोटिंग बन जाती है। अगर कोई कॉपर की चीज है तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। ओके, करोजन वीकन्स द मेटल एंड रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। और करोजन की वजह से मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब उसकी जो ताकत है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब अगर कोई चीज 10 साल टिकने वाली है, तो वो करोजन की वजह से उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, मतलब वो 5-6 साल में ही खराब हो जाएगा, फिर हमें उसे फेंक देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है कॉजेस ऑफ करोजन। अब ये करोजन होता क्यों है, तो देखो करोजन इज मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीजन। सबसे पहली चीज किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल सरफेस, अब कोई भी अगर मेटल है, जैसे कि आयरन अगर हो गया, तो उसका जो सरफेस है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, करोजन होता है। या फिर मॉइस्चर, दैट इज वाटर वेपर, पानी के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो ऐसे थोड़ी सी गीलापन जो होता है पानी के अंदर, एयर के अंदर, वो होता है मॉइस्चर, मतलब वाटर वेपर्स। तो इट एक्सेलरेट्स रस्टिंग, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। केमिकल वेपर्स, एयर फ्रॉम एयर पोल्यूटेंट्स लाइक एसिड्स और सॉल्ट, और हवा में कुछ अलग अलग एसिड्स होते हैं या फिर सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से भी करोजन होता है। ये तीनों चीजें याद रखना, ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड केमिकल वेपर्स। Example, metal pipe or railing near the sea corrode faster due to salty moist air। देखो अभी जो समुद्र के पास जो आयन होता है, ये वाला देखो, ऐसे अगर कुछ उसके अंदर कुछ आयन के पाइप्स वगैरह है, ये सब है, तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से करोड़ होते हैं, मतलब काफी जल्दी खराब होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो समुद्र है, तो समुद्र के पानी में क्या होगा, सॉल्ट तो होगा, उसके अलावा मॉइस्चर भी है, पूरा पानी में ही है ना वो, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो करोड़ हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ करोजन, ये करोजन के इफेक्ट्स क्या है, मतलब ये अगर कोई सब्सटेंस करोड़ हो जाए तो उसकी वजह से वो सब्सटेंस पे क्या होगा, तो इट वीकन्स मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल के जो वो ऑब्जेक्ट्स है उनको क्या कर देगा, वो वीक कर देगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कम कर देगा। डैमेज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को भी वो खराब कर देता है। ब्रिजेस एंड मशीनरीज, ब्रिज और मशीन, ये सब चीजें करोजन की वजह से खराब हो जाती है। ओके, रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ मेटेलिक एटम्स, उनका लाइफ स्पैन, मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज 10 साल टिकने वाली है और अगर उस पर करोजन हो गया तो वो 4-5 साल में ही खत्म हो जाती है, मर जाती है, मतलब वो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। कॉजेस इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट। और फिर अगर अभी सपोज कोई गेट है, 10,000 रुपए का हमने एक गेट बनवाया, करोजन हो गया, वो गेट खराब हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा, मतलब उसको एक तो क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हो गया ना मेरा नुकसान, तो दैट इज बिकॉज ऑफ करोजन। ओके, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। अभी ये इतने सारे करोजन की वजह से इतने नुकसान हो रहे हैं, तो इसे हमें इसे प्रिवेंट करना पड़ेगा, मतलब हमें हमारी चीजों को करोजन से बचाना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, 3 मेथड्स है उसके, एक है गैल्वेनाइजेशन, एक है टीनिंग और एक है पाउडर कोटिंग। गैल्वेनाइजेशन, टीनिंग एंड पाउडर कोटिंग। तो गैल्वेनाइजेशन देखो क्या है, आयरन आर्टिकल्स आर गिवन अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक, मतलब आयरन का अगर कोई आर्टिकल है, कोई सब्सटेंस है जो किससे बना है, लोहे से बना है, तो उसके क्या करते हैं, एक जिंक का कोटिंग देते हैं। मतलब देखो यहाँ पे सपोज ये एक आयरन पाइप है, आयरन
पाइप है। ओके, तो क्या करते हैं, इसका जो आउटर सरफेस होता है ना, यहाँ पे ऐसे एक जिंक का ऐसे पूरा लेयर बना देते हैं इसके पूरा साइड्स में। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट हो सकता है, मतलब वो गंज लगने से या फिर करोजन से बच सकता है। दिस प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। देखो अभी अगर ये यहाँ पे आयन है, आयन ही खराब होने वाला है। अगर मॉइस्चर लगा या फिर एयर के अगर कांटेक्ट में आए तो आयन की चीज खराब होने वाली है। बट बाहर जो है वो क्या है, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, जिंक। तो इसकी वजह से क्या होता है, हवा का या फिर मॉइस्चर का उस आयन के चीज के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, यहाँ पे ये जो पिंक वाली चीज है इसके साथ इसका कांटेक्ट नहीं हो सकता है। दैट इज वाई वो क्या होता है, फिर प्रिवेंट हो जाता है किससे, रस्टिंग से। एग्जाम्पल आयन पाइप, आयन के जो पाइप्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ऐसा जिंक का एक कोटिंग दे देते हैं। बकेट्स या फिर रूफ्स, बकेट्स जो होती है बकेट्स को भी क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं जिंक से। ओके, नेक्स्ट चीज है टिनिंग। टिनिंग मतलब क्या होता है, कॉपर और ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विथ टिन। देखो टिनिंग, टिन मतलब क्या, कॉपर और ब्रास, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, तांबा, तांबा जो होता है ना उसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, टिन के एक मेटल से कोटिंग करते हैं। ओके, मतलब दिस प्रिवेंट्स करोजन एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश। और इसकी वजह से क्या होता है, करोजन से भी वो बच सकता है और उसके अलावा उसको थोड़ी सी शाइन आती है, मतलब थोड़ा सा चमकने लगता है और फिनिशिंग के साथ दिखता है। एग्जाम्पल यूटेंसिल्स यूज्ड इन अवर होम, घरों में जो तांबे के जो चीजें यूज करती है ना मम्मी, बर्तन यूज करती है कुछ, तो उनको क्या किया जाता है, टिनिंग किया जाता है। नेक्स्ट है पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग क्या है, इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ करोजन प्रिवेंशन। ये क्या है, एक मॉडर्न मेथड है, नया मेथड। मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर कोटेड विथ कलर्ड पाउडर लेयर्स। और इसमें क्या करते हैं, आयरन या फिर एल्यूमिनियम, ऐसे जो मेटल्स होते हैं इन्हें एक पाउडर लेयर से, मतलब कलर से ऐसा कोट किया जाता है। देखो ये ऐसे, इट प्रोवाइड्स बोथ प्रोटेक्शन एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस। और इसकी वजह से क्या होता है ना, प्रोटेक्शन भी मिलता है और उसके अलावा वो अच्छा भी दिखता है। अभी इसके अलावा भी एक और मेथड हो सकती है, वो क्या हो सकती है, पेंटिंग। देखो पेंट करते हैं, पेंट क्या हो सकती है, पेंटिंग भी एक मेथड है टू प्रिवेंट करोजन। मतलब जो हमारे घर पे जो गेट्स वगैरह होते हैं, देखो अगर वो आयरन का गेट है तो उसे सबसे पहले कलर किया जाता है। तो वो कलर क्यों करते हैं, उसको अच्छा दिखाना है इसके लिए, वो एक रीजन तो है, बट उससे इंपॉर्टेंट रीजन है करोजन से बचने के लिए। अगर आपने देखा, देखो आप क्या करो ना, अगर आपके घर पे गेट है कोई तो उसमें थोड़ा सा जो पेंट है, तो थोड़ा सा पार्ट अगर उसका आप पेंट निकाल दो तो क्या होगा ना, उतना पर्टिकुलर पार्ट वहां पे क्या हो जाएगा, रेड रेड कलर से रस्ट फॉर्म हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो वो रस्ट से उस गेट को प्रिवेंट करने के लिए पेंट किया जाता है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अभी ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी कंसेप्ट थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिफरेंस लिखो। क्या होता है फिजिकल चेंज, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, ऐसे चेंजेस जिनके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या चेंज नहीं होता है किसी सब्सटेंस का। और केमिकल चेंजेस मतलब क्या, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट रिमेन द सेम, मतलब केमिकल कंपोजिशन किसी सब्सटेंस का चेंज हो जाता है, जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ये क्या है फिजिकल चेंजेस, दे आर इजीली रिवर्सिबल, मतलब आइस से पानी बनाना इजी है या फिर पानी से आइस बनाना अगेन इट इज इजी, बट वही दे आर नॉट इजीली रिवर्सिबल। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई फ्रूट है वो कच्चा था पहले, तो उस फ्रूट को अगर वो पक गया तो वो पके हुए फ्रूट से फिर से कच्चा फ्रूट बनाना इट इज नॉट पॉसिबल। फिर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, सॉलिड है तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो गैस बनेगा वैसे। एंड यहाँ पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर ऑलवेज फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस बनते जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और इसका एग्जाम्पल क्या है,
बर्निंग ऑफ पेपर इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अगर पेपर को बर्न कर दिया तो उसकी जो राख है उससे हम फिर से पेपर नहीं बना सकते, दैट इज वाई इट इज अ केमिकल चेंज। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। ये भी हमने पढ़ा, ऐसे चेंजेस जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होते हैं वो होते हैं पीरियोडिक चेंज, और ऐसे चेंजेस जो रिपीट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। वही लिखा है यहाँ पे, इवेंट दैट रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे इवेंट्स जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होते हैं एंड हुज अकरेंस कैन बी प्रेडिक्टेड आर पीरियोडिक चेंज। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, द इवेंट्स दैट डू नॉट रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट भी नहीं होते हैं एंड उसका जो अकरेंस है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट प्रेडिक्टेबल, तो वो बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। एग्जाम्पल क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, डे के बाद नाइट आना, दिन के बाद रात होना, या फिर सनराइज के बाद सनसेट होना, 3 सीजन्स जो समर विंटर रेनी सीजन, ये जो होता है ये सब, ये क्या है, पीरियोडिक चेंजेस। एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, साइक्लोन, या फिर बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, ये सब क्या है, हो गए हमारे, दे आर नॉन पीरियोडिक चेंजेस। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है नेचुरल चेंज एंड मैन मेड चेंज। नेचुरल चेंजेस, देखो ऐसे चेंजेस जो किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ नेचर, वो हो गए नेचुरल चेंजेस। और ऐसे चेंजेस जो इंसानों की वजह से होते हैं वो हो गए मैन मेड चेंजेस। ओके, इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, चेंज ऑफ सीजन्स, जो नेचुरली होता है, हम नहीं कर सकते ना कि अच्छा चलो अभी मेरा मन कर रहा है तो मैं बारिश रेनी सीजन लेके आ गई, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये नेचर के हाथ में होता है, इसलिए इट इज नेचुरल चेंज। टाइड्स इन द सी, एजिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ होना, ये सब क्या है, नेचुरल है। और वही ये जो है देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो हम लोग डीजल वगैरह पेट्रोल जो हम जलाते हैं, तो वो क्या है, इट इज अ मैन मेड चेंज, इंसानों की वजह से हुआ है। कटिंग हेयर, बाल अगर बढ़ गए तो हम काट देते हैं, दैट इज मैन मेड चेंज। स्विचिंग ऑन लाइट्स एक्सेट्रा, ये सब मैन मेड चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। फिर क्या पूछा है, अंडर विच डिफरेंट टाइप कैन द फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासिफाइड। मतलब यहाँ पे एक चेंज दिया है, आपको बताना है कि इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, दूध से दही बनना, ये क्या है, इट इज अ मैन मेड चेंज, इंसान करते हैं। उसके अलावा इट इज अ केमिकल चेंज, आप दही से फिर से दूध नहीं बना सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज अगेन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, देखो दूध की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होती है और दही की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होती है, इसलिए इट इज केमिकल चेंज। ये तीनों चीजें इससे समझ आ गई। फिर सेकंड चीज है बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, पटाखे का जलना, तो पटाखे खुद से तो नहीं जलेंगे, दैट इज व्हाई इट इज मैन मेड चेंज। और जब वो जल जाते हैं तो देखो एक पटाखा अभी अगर वो जल गया तो उस जले हुए पटाखे से आप ओरिजिनल पटाखा तो नहीं बना सकते, दैट इज व्हाई इट इज केमिकल चेंज। और वो क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल चेंज भी हो सकता है। तीसरा, इसका एक और आंसर क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल चेंज। ओके, इरिवर्सिबल चेंज भी हो सकता है। फिर अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का आना, तो अर्थक्वेक क्या है, इट इज नेचुरल चेंज, हमारे हाथ में नहीं होता है अर्थक्वेक आना, सो दैट इज व्हाई इट इज अ नेचुरल चेंज। उसके अलावा इट इज नॉन पीरियोडिक चेंज, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अभी अर्थक्वेक आया, अभी इसके बाद क्या आएगा, ये हमें नहीं पता है, तो वो रिपीट भी नहीं होगा एक टाइम के बाद, दैट इज व्हाई इट इज नॉन पीरियोडिक चेंज। ओके, फिर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का सन के अराउंड घूमना, ये क्या है, इट इज पीरियोडिक चेंज, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से होता है। ओके, एंड इट इज अगेन नेचुरल चेंज, जो नेचुरली होता है, हम नहीं करते, नेचर करता है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो तो वो क्या है, इट इज अ फिजिकल चेंज है, हम फिजिकली उसको करते हैं। उसके अलावा इट इज रिवर्सिबल चेंज, वो खींची हुई स्ट्रिंग से आप फिर से छोटी वो स्ट्रिंग कर सकते हो, मतलब वो क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजन, व्हाइल परचेसिंग कैंड फूड इट्स एक्सपायरी डेट शुड बी चेक। अगर आप कोई कैंड फूड मतलब कोई पैक्ड फूड अगर आप लेते हो
जैसे चिप्स वगैरह हो गए, तो उनकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। मम्मी बोलती है ना चेक करो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो वो क्यों बोलती है? बिकॉज while purchasing canned food their expiry date should be checked because an expiry date indicates for how long a canned food is safe for consumption। मतलब एक्सपायरी डेट से हमें क्या पता चलता है कि वो जो फूड है वो हम कब तक खा सकते हैं, वो कब तक अच्छा रहेगा, वो पता चलता है उसकी एक्सपायरी डेट से। ओके, canned food with expiry dates are not considered worth consumption as they could affect your health। मतलब अगर कोई चीज सपोज ऐसे होता है कि 2 दिन के बाद कोई चीज खराब होने वाली है, दूध, अगर दूध है वो आज बना है तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद अगर आपने उस दूध को पिया तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, they might get contaminated with microorganisms like bacteria or may have no nutritional value left after their expiration। अभी ये क्यों होता है? एक तो ऐसे हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की वजह से खराबी हो गया है, या फिर उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं उस टाइम के बाद आफ्टर एक्सपायरी। ओके, इसलिए वो चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन आर्टिकल शुड बी गिवन अ कोट ऑफ पेंट। आयरन की जो चीजें होती है, लोहे की जो चीजें होती है, उन्हें हमें पेंट क्यों करना चाहिए? मैंने बताया था, देखो पेंटिंग का जो मैंने 4th बताया आपको प्रिवेंशन ऑफ करोजन में, तो वही है। एन आयरन आर्टिकल अंडरगो रस्टिंग। आयरन क्या होता है? रस्टिंग हो जाता है आयरन का, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस। और उसकी वजह से क्या होता है? आयरन की जो चीजें होती है उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, रेड कलर की, रेड ब्राउन कलर की। रस्टिंग इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ आयरन टू द एयर एंड वाटर इन द सराउंडिंग। ये जो रस्टिंग होता है ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो आयरन की चीजें हैं वो किसके कांटेक्ट में आती है? एयर एंड मॉइस्चर, जो हवा में या फिर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से। एन आर्टिकल दैट इज कोटेड विद पेंट prevents the interaction of iron with the surrounding air and water and thus protect it from rusting। जब हम उसे पेंट कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आयरन की चीज है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है उस पेंट की वजह से, और उसकी वजह से वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट भी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? उसे पेंट करते हैं। इसलिए वो जो मैंने बताया था ना, घर के जो गेट्स वगैरह होते हैं वो इसी की वजह से पेंट किए जाते हैं। अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश्ड। कोई भी वुडन का जो आर्टिकल है, मतलब वुडन की जो चीज है, उसे पॉलिश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश्ड बिकॉज इट प्रोटेक्ट द वुडन आर्टिकल फ्रॉम सनलाइट एंड ऑल अदर एक्सटर्नल कंडीशंस। मतलब ये अगर हमने उसे पॉलिश नहीं किया तो क्या होता है? वो डायरेक्टली सनलाइट या फिर बाहर के जो एडवर्स कंडीशन है जैसे मॉइस्चर वगैरह, इन सब के साथ कांटेक्ट में आएगा। एंड अगर हमने उसे पॉलिश किया तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन माइट्स डैमेजिंग द फर्नीचर। और अगर उसे पॉलिश कर लिया तो उसकी वजह से वो जो कीड़े होते हैं ना, जो वुड पे लग जाते हैं, तो वो कीड़े से भी वो प्रोटेक्ट हो सकता है और फिर फर्नीचर खराब नहीं होगा। इसलिए उसको पॉलिशिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स शुड बी टिन्ड। कॉपर और ब्रास के जो बर्तन होते हैं उनको टिंड करना चाहिए, मतलब उनका टिनिंग करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? कॉपर एंड ब्रास मटेरियल अंडरगो करोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑन देयर सरफेस। मतलब कॉटन और टिन के जो कॉपर और ब्रास के जो मटेरियल होते हैं, मतलब जो बर्तन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? करोजन हो जाता है उनका, और उसकी वजह से क्या होता है? उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है। when the surface of copper and brass is contacted by air और वाटर, और जब ये जो किसका कॉपर या फिर ब्रास का जो सरफेस होता है वो एयर या पानी के जब कांटेक्ट में आता है, इट रिजल्ट्स इन करोजन। इसकी वजह से क्या हो जाता है? करोजन हो जाता है उनका। एंड टू प्रिवेंट दिस द प्रोसेस ऑफ टिनिंग इज यूज्ड। और ये चीजें प्रिवेंट करने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है? टिनिंग प्रोसेस का। इन दिस प्रोसेस कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विद टिन। और इस प्रोसेस में कॉपर या फिर ब्रास, ये इनके जो बर्तन होते हैं उनको कैसे किया जाता है? टीन से कोट किया जाता है। ओके, टीन का उसके सराउंड में एक लेयर बनाया जाता है। A dry handkerchiefs get wet
गेट्स वेट एट वंस ऑन डिपिंग इन वाटर। जब हम किसी सूखे हुए रुमाल को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। बट इट टेक्स लॉन्ग फॉर अ वेट हैंकरचीफ टू ड्राई। बट एक गीला अगर हैंकी है, मतलब कोई गीला अगर रुमाल है, तो उसको सूखने के लिए ज्यादा टाइम लगता है देन एक सूखा हुआ रुमाल उसको गीला होने में। तो इसका रीजन क्या है, देखो, अ ड्राई हैंकरचीफ गेट्स वेट एट वंस बिकॉज इट क्विकली एब्जॉर्ब्स वाटर इन विच इट इज डिप्ड। जब कोई रुमाल सूखा होता है तो वो क्या करता है, जल्दी से गीला हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो उसके सराउंड, मतलब जिस पानी में उसको डुबाया जाता है, उस पानी से वो इजीली क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, हाउएवर इट टेक्स लॉन्गर फॉर अ वेट हैंकरचीफ टू ड्राई। लेकिन अगर कोई गीला रुमाल है तो उसको सूखने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज द वाटर नीड्स टू इवेपोरेट फ्रॉम द हैंकरचीफ। क्यों, क्योंकि जो हैंकरचीफ है उसके अंदर जो पानी है उसमें से वाटर को क्या होना है, इवेपोरेट होना है। मतलब इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, और हमने ये पढ़ा है कि इवेपोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल लाइक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये अलग अलग और फैक्टर्स पे भी डिपेंड है, जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह, इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू टेक इन अकाउंट व्हाइल आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग। अगर आपको चेक करना है कि कोई चेंज और फिजिकल चेंज इज इन अ सब्सटेंस, मतलब आपको अगर कोई सब्सटेंस में उसके फिजिकल चेंजेस देखने हैं तो आप क्या क्या चीजें देखोगे, आप क्या नोटिस करोगे। तो देखो, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच ओनली द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस गेट मॉडिफाइड। मतलब फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर सब्सटेंस का जो स्टेट है, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो लिक्विड से गैस बनेगा, वैसे कुछ होगा। द केमिकल नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड आर नॉट अल्टर्ड। मतलब केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उस सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। देखो, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई चेंज फिजिकल चेंज है क्या, तो आप कैसे देखोगे, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। मोस्ट फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड इजीली। मतलब बहुत सारे फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग फिजिकल चेंज रिमेन्स द सेम। और ऐसे सब्सटेंसेस जो फिजिकल चेंजेस अंडरगो करते हैं उनका क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसी सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज हुआ है तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस दैट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विथ वन अनदर। मतलब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो अलग अलग सब्सटेंसेस एक साथ रिएक्ट करते हैं और उससे केमिकल चेंजेस बनाते हैं। Such reaction results in the alteration of chemical composition of the substance involved। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन उस चीज का क्या होता है, चेंज होता है। These changes lead to the formation of new substance। और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, तो वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा अलग अलग नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। मोस्ट केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली। बहुत सारे केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई आम पक गया तो उसे फिर से कच्चा आम बनाना नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज डज नॉट रिमेन द सेम। देखो, केमिकल कंपोजिशन जो होता है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या हो जाती है, वो भी चेंज हो जाती है। अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन एनर्जी। और केमिकल चेंज जो होता है ना, उसकी वजह से उसके एनर्जीज में भी चेंज आता है। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कोई चेंज केमिकल चेंज है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, रीड द पैराग्राफ एंड नोट डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस इट मेंशंस। अभी आपको ये पैराग्राफ दिया है, आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखो, इट वॉज नियरिंग 6 o'clock इन द इवनिंग। शाम के 6 बजे हुए थे। द सन वॉज सेटिंग, मतलब सन
ये हो रहा था, सनसेट हो रहा था। ओके, अ ब्रीज वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। लीव्स ऑन द ट्रीज वर शेकिंग, हवा पेड़ों पे जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे। अभी आपको एक एक इन सब सेंटेंस में एक टाइप ऑफ चेंज है वो बताना है, मैं आंसर बताऊंगी आगे। साहिल वॉज सिटिंग ऑन द इन द कोर्टयार्ड रोलिंग बॉल्स ऑफ वेट सॉइल। साहिल क्या था, कहाँ पे बैठा हुआ था, कोर्टयार्ड मतलब गार्डन वगैरह में वो ऐसे बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, रोलिंग बॉल्स ऑफ वेट सॉइल एंड शेपिंग देम इनटू वेरियस टॉयज, और जो गीली मिट्टी थी उसके वो अलग अलग टॉयज बना रहा था, अलग अलग शेप के। ओके, देन ही फेल्ट हंग्री एंड वेंट इनटू द हाउस, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसे भूख लग गई और वो घर पे गया। मदर मेड अ डव फ्रॉम व्हीट फ्लोर एंड फ्राइड पूरीज, देखो फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, गेहूं का आटा लगाया और उससे क्या बनाई, पूरी बनाई, मतलब पूरियां बनाई। फिर while eating hot puris his attention was drawn outside the window, जब वो पूरी खा रहा था तो उसका ध्यान कहाँ गया, विंडो से बाहर गया। It had started raining, और क्या हो रहा था, बारिश चालू हो गई। There was lightning too, और बिजली भी कड़क रही थी। साहिल was enjoying his dinner in the dim light, और साहिल क्या कर रहा था, अपना डिनर इंजॉय कर रहा था। अभी ये जो पूरा पैराग्राफ है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस है। देखो क्या क्या है, अगर पहला जो सेंटेंस था, इट वॉज नियरिंग 6 o'clock इन द इवनिंग, तो शाम के 6 बजे हुए थे, तो ये क्या है, इट इज अ पीरियोडिक चेंज, क्योंकि क्या होने वाला है, दूसरे दिन फिर से शाम में 6 बजने वाले हैं, तो ये चीज क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। सेकेंड, द सन वॉज सेटिंग, सनसेट हो रहा था, तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक चेंज है, क्योंकि फिर से वो रिपीट होने वाला है। अ ब्रीज वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी, तो ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरली हो रहा है, सो इट इज नेचुरल चेंज। फिर लीव्स ऑन द ट्रीज वर शेकिंग, जो हवा में जो मतलब पेड़ पे जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे, शेक हो रहे थे, तो दिस इज व्हाट, फिजिकल चेंज, उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हुई है। ओके, साहिल वॉज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड रोलिंग बॉल्स ऑफ वेट सॉइल एंड शेपिंग देम इनटू वेरियस टॉयज, तो साहिल क्या कर रहा था, मिट्टी के अलग अलग बॉल बना रहा था, मतलब अलग अलग टॉयज बना रहा था, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मिट्टी पहले ऐसे मिट्टी मतलब मिट्टी थी पहले, फिर उसका क्या किया, उसने अलग अलग टॉयज बनाए, जैसे उसने बॉल बनाया रहेगा, कुछ भी बनाया रहेगा, तो उसका क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, दैट्स व्हाई इट इज फिजिकल चेंज। देन ही फेल्ट हंग्री, उसको भूख लगी, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। ओके, एंड वेंट इनटू द हाउस, वो घर में गया। मदर मेड डव फ्रॉम व्हीट फ्लोर एंड फ्राइड पूरीज, अभी उसकी मम्मी ने जो आटा गूंद के पूरी बनाई वो सब क्या था, इट इज इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि उस पूरी से हम फिर से आटा बना सकते हैं क्या, नहीं, तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। व्हाइल ईटिंग हॉट पूरीज हिज अटेंशन वाज ड्रॉन आउटसाइड द विंडो, जब वो खा रहा था तो उसका ध्यान गया। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, अभी बारिश हो रही थी, तो बारिश होना क्या है, इट इज अ नेचुरल चेंज। ओके, फिर देयर वाज लाइटनिंग, बिजली कड़क रही थी, तो बिजली कड़कना भी क्या है, इट इज अगेन नेचुरल चेंज। साहिल वॉज एंजॉइंग हिज डिनर इन द डिम लाइट, और साहिल क्या कर रहा था, अपना डिनर इंजॉय कर रहा था। तो ये इसके आंसर से देखो, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सारे अलग अलग चेंजेस थे इस पैराग्राफ में जो अकर हुए। ओके, अभी यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ये पीडीएफ, ये जो पूरे नोट्स वगैरह थे इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो एक बार आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।